बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि बीकॉम पार्ट 1 के अंदर, बीबीए के अंदर, एमकॉम के अंदर भी पढ़ाई जाती है और आईकॉम के अंदर भी पढ़ाई जाती है, उसका एक चैप्टर नंबर 8 है उसकी बुक के अंदर, जिसका नाम है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बीकॉम और आईकॉम के अंदर इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक सवाल तो मस्ट आता है। इस चैप्टर के स्टूडेंट दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो है आपका कैश बुक का, और इसमें जो सेकंड इसका पार्ट जो है या दूसरा हिस्सा जो है उसका नाम है BRS, स्टैंड फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इम्पोर्टेंस बता दूंगा इन दोनों हिस्सों की, कि इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड क्यों किया गया और किस पोर्शन में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और किस पोर्शन में से कम होते हैं। स्टूडेंट, ये जो आपके पास सेकंड पोर्शन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें से क्वेश्चन आने का चांस जो है वो 60 से 70% होता है। ये बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं। और इस पोर्शन में से क्वेश्चन आने के चांसेस 30% होते हैं, 30 से 40%। ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा इजी पोर्शन है। अगर आपको लेजर अकाउंट के अंदर बड़ी अच्छी ग्रिप है तो आप इस पोर्शन को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, बट ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लेंथी है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है, लेकिन ये है कि अगर आपको कंसेप्ट के ऊपर कमांड होगी तो आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन पर भी कमांड अपनी ले सकते हैं। लें जी, इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि इस पोर्शन को स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक नई चीज़ भी है, आपके लिए लर्निंग पॉइंट भी होगा। एंड सेकंड थिंग ये है कि इसमें से चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन आने के। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं जो कुछ कंसेप्ट्स हैं बैंक से रिलेटेड और उसके अकाउंट से रिलेटेड, उस पर थोड़ी सी जो है वो बात करूँगा, फिर अपनी वीडियो जो है आगे डिटेल में लेकर चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट, पहली तो चीज़ ये है कि हमने सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बैंक बेसिकली क्या है, किसको कहते हैं। सो बैंक आप सबको पता है कि उसकी डेफिनेशन में एक चीज़ आती है कि बैंक एक हमारा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि क्या करता है, लोगों से लोन वगैरह ले रहा होता है और ज़रूरतमंदों को लोन आगे प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जी जैसा कि इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स, जो कि डिपॉजिट वगैरह लेता है लोगों से और उनसे लोन आगे उनको लोन आगे दे रहा होता है। आगे चलते हैं यहाँ पे कि सर बैंक के अंदर जो है वो कितने किस्म के अकाउंट जो हैं वो ओपन किए जाते हैं। तो बेटे, बैंक अकाउंट जो हैं वो आपको माइंड में होना चाहिए। बेसिकली जो हमारे पास अकाउंट हैं वो तीन है। इसमें हमारे पास सबसे पहला अकाउंट जो है वो बड़ा पॉपुलर अकाउंट है, जिसको आप कहते हैं करेंट अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट आता है इसमें आप इसको कहते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस सेविंग अकाउंट। और तीसरे नंबर पे जो अकाउंट आता है इसको आप नाम देते हैं यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नहीं जी, ये हमारे पास बेसिकली तीन क्या है, ये हमारे बैंक के अंदर कुछ अकाउंट्स की टाइप्स हैं। मतलब अकाउंट्स इससे और भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो पॉपुलर हैं वो ये वाले हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन के अंदर भी जो अंडरस्टैंडिंग होंगी या कुछ चीज़ें जो होंगी वो इन अकाउंट से रिलेटेड होंगी। खैर, ज़्यादा इस पर टाइम ज़ाया किए बगैर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक, यहाँ पे बैंक अकाउंट पे बात करने के बाद अगली बात आती है कि बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे चलता है आगे। ठीक है, क्या बात है हमारे बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर हमें पता है कि दो रिलेशनशिप होते हैं। एक रिलेशनशिप मैं नॉर्मली यूज़ करूँगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। आप क्योंकि मालिक होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको एज अ प्रिंसिपल के तौर पे डिनोट किया जाता है, और बैंक आपके बिहाफ पे काम कर रहा होता है, इसीलिए हम बैंक को एजेंट के तौर पे क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं, या उसके अंदर उसको इस नाम से भी, इस रिलेशनशिप से भी पहचानते हैं। अब जब हम बैंक में जाते हैं ना अपना कोई भी अकाउंट खुलवाने के लिए, ऊपर जो मैंने आपको तीन बताया है, मोस्टली मैं करंट अकाउंट की बात करूँगा इसमें, तो वहाँ पे बैंक आपको क्या कहते हैं, एक कैश बुक प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो दो चीज़ें मोस्टली डिस्कस होंगी वो होगा एक कैश बुक और दूसरी होगी पासबुक। ज़ाहिर है जब आपने बैंक में जाना है तो बैंक में जाने के बाद आपकी कोशिश ये आप ये करते हैं कि आपने जो भी पैसे रखवाए हैं, निकलवाए हैं, या किसी को भी पेमेंट की है, आप जो है वो उसका हिसाब किताब भी रखें। बैंक भी रख रहा होता है और आप भी रखते हैं। तो जब
आपका कोई भी जो ईयर होता है जब वो कंप्लीट होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक जो है वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों के बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब कैश बुक और पासबुक जो है, इसमें काम कैसे किया जाता है, मैं कुछ यहाँ पे लेजर आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास जो कैश बुक है वो काम कैसे करती है, और हमारे पास जो पासबुक है वो काम कैसे करती है। ठीक है, अगर तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट है, और अगर आप हैं कॉमर्स के तो फिर ये इसमें मज़ीद चीज़ें आपको और भी क्लियर होंगी, और आपने सवाल मुझसे लाजमी पूछने हैं इसके अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कुछ लेजर्स हैं। ठीक है, हमारे पास कैश बुक है और एक है पासबुक। जैसा मैंने ऊपर ये बताया कि कैश बुक आपके पास होती है, पासबुक आपके बैंक के पास होती है, और कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है ना तो दोनों पार्टीज़ रिकॉर्ड रख रही होती हैं। कैश बुक के पास जो भी फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड होता है, आप यहाँ पे कोई भी आइटम अगर लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, तो बैंक उसको अपनी जो क्रेडिट साइड होती है वहाँ पे क्या कर रहा होता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ करके। और इसी तरह अगर आप अपनी कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो बैंक जो है वो क्या करता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम कर रहा होता है और उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड रखता है। और एट द एंड क्या होता है कि बैलेंसेस जो है वो इक्वल होना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी है, समझाने की कोशिश की है कि कैश बुक में जो चीज़ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है, पासबुक उसके ऑपोजिट रिकॉर्ड करता है। इसी तरह कैश बुक में जो चीज़ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है, पासबुक उसके ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, मतलब उसकी डेबिट साइड पे। मैं इसके बाद आपको एक फॉर्मेट जो है वो लिखकर अगली शीट पे बताता हूँ, कि जिसके अंदर हम जो है ये देखेंगे कि हमने जब भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला सवाल करना है, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जो स्टेटमेंट्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी और जो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, और हमने उसका अल्टीमेटली क्या करना है, बैलेंस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बैंक उसके अकाउंट का। फिर हमने ये देखा कि बैंक के अंदर एक कैश बुक होती है और दूसरी हमारी पासबुक है, और ये उसके अंदर कुछ लेजर्स का कंसेप्ट है। इसमें दो मेथड है, एक एडलेस का मेथड भी आता है, लेकिन हम कोशिश वो करेंगे कि ऐसा मेथड यूज़ किया जाए जो अप्रोप्रिएट भी है और इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिमेंबर भी, मतलब वो हो आपके लिए पेपर में इजीली अटैम्प्ट आप उसको कर सकें। सो अभी नेक्स्ट शीट के अंदर मैं आपको इसके अंदर आने वाले जो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो बताऊंगा, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मतलब भी बताऊंगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ये नेक्स्ट शीट आ गई है जी। यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक स्टेटमेंट। लीजिए, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन की डेफिनेशन आ गई है, क्योंकि हमने ये पोर्शन स्टार्ट करना है। बैंक reconciliation statement is a document that compare the cash book balances on the company balance sheet to corresponding amount on its। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कैश बुक बैलेंसेस जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर कर रही होती है। खैर, ये तो कंपनी के सेंस में डेफिनेशन आ गई है। आपकी बुक के पीछे भी ना एक डेफिनेशन लिखी होगी बिल्कुल लास्ट ग्लॉसरी के अंदर, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जो पेपर में आती होती है, असल में ये कंपैरिजन जो है यहाँ पे उसने कंपनी का नाम दे दिया है। अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूँ तो इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, अपनी कैश बुक का कंपैरिजन अपनी पासबुक के साथ करता है कि क्या दोनों साइडों पे बैलेंसेस इक्वल है। इन केस पासबुक में बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, कैश बुक में कम आ रहा है, तो इन दोनों को ठीक करने के लिए फिर क्या किया जाता है, जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको हम फिर कहते हैं वो है हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आएंगी जिनको हमने प्लेस करना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे और अपना बैलेंस जो करेक्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लें जी, मैं नेक्स्ट अब आपको थोड़ी सी इसमें चीज़ें लिख के बताता हूँ जी। स्टेटमेंट जो है, लें जी, ये इसका फॉर्मेट मैंने जो है वो ड्रॉ किया है, थोड़ी सी वीडियो पॉज करके, क्योंकि ऐसे फिर काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाना था। ले स्टूडेंट, आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना है, इसका ये फॉर्मेट है मिस्टर
और उसके नीचे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, देन एज ऑन 31 दिसंबर 2021। उसके बाद आपने एक कॉलम बनाना है जिसमें सीरियल नंबर का नेम होगा, दूसरे कॉलम में डिटेल आपने लिखनी है, तीसरे कॉलम के अंदर आपने डेबिट एंड फोर्थ कॉलम में आपने क्रेडिट लिखना है। ठीक है, तो आपने खूबसूरती के साथ, जैसे यहाँ पे आपको एक अच्छा एक लुक आ रहा है, इसी तरह आपने क्या करना है, एक स्केल और मार्कर के साथ एक अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। लीजिए अब मैं यहाँ पे एंट्रीज 1 बाय 1 लिखता हूँ कि कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी डेबिट वाली साइड पे और कौन सी आएंगी अपनी क्रेडिट वाली साइड पे। ठीक है, सो वेट, ले जी, नंबर 1, उसके बात ये कि बोर्ड नहीं करना। हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ये आ जाए या लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, या लिखा हो नीचे कि बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक तो हम क्या करते हैं, इसकी अमाउंट हमेशा डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ये एक फैक्ट है। और कौन कौन सी एंट्रीज डेबिट साइड पे आती हैं, ओनली इन पासबुक। ठीक है, तो ये भी किस साइड पे आएगी, हमारी डेबिट साइड पे। 5वें नंबर पे जो एंट्री है, wrongly credited by बैंक, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, 6ठे नंबर पे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसकी ना कुछ लॉजिक्स भी होती हैं, साथ साथ जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा वो लॉजिक्स किसके साथ रिलेट कर रही होती हैं, इस कंसेप्ट के साथ। ठीक है, इस कंसेप्ट के साथ हमारी जो लॉजिक्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं। यानी कि जो चीज़ कैश बुक में डेबिट है पासबुक में क्रेडिट होगी, और जो कैश बुक में क्रेडिट है वो पासबुक में डेबिट होगी। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जब एलिमेंट्स आते हैं तो क्यों हम इनको डेबिट साइड पे लिखते हैं। फिल वक्त अभी आप लोगों की आसानी के लिए ये आप शॉर्टकट भी समझ लें कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये आप माइंड में रखें। ठीक है, 6 एलिमेंट, अगर इनमें से आ जाएँ तो आपने इन 6 के 6 को डेबिट साइड पे ही लिखना है। अब लाजमी बात नहीं है, ये जो पहले वाले 3 जो एलिमेंट्स हैं ये तीनों इकट्ठे आएंगे, इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट आ सकती है, जैसे सेकंड वाली आ सकती है, थर्ड वाली आ सकती है, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये हमेशा आपकी क्रेडिट साइड पे जाता है। उसके बाद 8वें नंबर पे अगर लिखा हो बैलेंस एज पर एज पर पासबुक फेवरेबल, तो ये भी आपकी क्रेडिट साइड पे जाता है। अगर यहाँ पर लिखा हो
ओवरड्राफ्ट, बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो ये भी आपकी क्रेडिट साइड पे है। अगर लिखा हो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिखा होगा अनफेवरेबल, तो ये भी आपके साइड पे लिखेंगे, आप अपनी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली 3 से 4 आइटम्स आ गई हैं। ठीक है, इनको आप चार आइटम्स को, यानी ये इन चारों में से कोई एक आइटम आती होती है जिसको हम क्या करते होते हैं, अपनी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, एक आइटम मैं बताना भूल गया हूँ यहाँ पे, वो थी हमारी बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल, अनफेवर, तो इसको भी हम किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, एक चीज़ रह गई थी, थोड़ा माइंड से स्किप हो गई। लें जी, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ये 4 हो गई। अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। या अनक्रेडिटेड चेक, या स्टेटमेंट हो सकती है अनकलेक्टेड चेक। ठीक है जी, या स्टेटमेंट हो सकती है अनक्लियर्ड चेक, या स्टेटमेंट हो सकती है ओमिटेड चेक। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी हो सकती है। अगर ये स्टेटमेंट आए तो इसको भी आपने किस साइड पे मेंशन करना है, अपनी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब अगले 13वें स्टेटमेंट पे चलते हैं अपनी। अगर ये आ जाए तो ये भी क्रेडिट साइड पे आता है। नेक्स्ट वन इज़ द बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक। अगर बैंक ने कुछ चार्जेस किए हैं वो भी साइड पे आती है, तो हम इसको भी किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, बैंक ने गलती से कुछ अमाउंट जमा करवा दी है। या नेक्स्ट है एंट्री डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक, आपने बैंक में डायरेक्ट कुछ डिपॉजिट करवा दिया है, तो ये भी आपकी एंट्री, या इसका भी जो इफेक्ट है किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, हम क्रेडिट साइड पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर लिखा हुआ आ जाए रॉन्गली डेबिट, तो रॉन्गली डेबिट को हम किस साइड पे फिर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। ऊपर लिखा हुआ था ना रॉन्गली क्रेडिट, तो हमने इसको डेबिट किया हुआ था। अगर लिखा हो रॉन्गली डेबिटेड, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसका पासबुक का हम आंसर हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। और अगर आपका क्वेश्चन शुरू हुआ था बैलेंस एज पर पासबुक से, तो ये ख़त्म होगा फिर यहाँ पर आके बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का बैलेंस हमेशा किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। सो ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे इनके आंसर्स हम लोकेट किया करेंगे जब भी हम एक्सेल पे अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर क्या कहते हैं, ये उसका कुछ एक परफॉर्मा था। ठीक है, मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ ड्राइव के अंदर, और नीचे लिंक भी दिया होगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसको हम जनाब साथ साथ इसको, हाँ, एक अगली चीज़ आपने इसको याद कर लेनी है कुछ चीज़ें। ठीक है,
कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, ये डेबिट हो रहा है, आप इसके साथ इसको लिख लें नीचे वाली लाइन पे रॉन्गली डेबिट, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक परफॉर्म है। सो है ये था आज हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, चैप्टर नंबर 8 का। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमारी जो और भी क्यूरीज हैं वो क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।